आदाब। आज जुमा है, कॉलर्स डे है। नंबर स्क्रीन पे भी आ जाएंगे 02132330923 28 और 30, यानी 3 लाइनें खुली हुई हैं। कॉल लेने से पहले एक अफसोसनाक जर्नलिस्ट कम्युनिटी के हवाले से ख़बर है। आज क्लासिक ब्रीड ऑफ जर्नलिज़म जो है उसका एक बहुत ही अहम किरदार हमसे जुदा हो गया। हमारे अनिल दत्ता बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे। इस वक्त अखबार दी न्यूज़ में काम कर रहे थे, बिज़नेस रिकॉर्डर में काम कर चुके थे, डॉन ग्रुप के साथ एक उम्र गुजार चुके थे। आज शाम को प्रेस क्लब में थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और फिर उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन हस्पताल पहुंचते पहुंचते वो जाने आफरीन के सुपुर्द कर बैठे। ख़ासे प्रेशर में थे पिछले 2-3 महीने से। जो इंडस्ट्री में क्राइसिस चल रहा है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, इधर उधर हो रही हैं, तो ज़ाहिर है वो एक अपनी जगह था। अनिल दत्ता के अगर प्रोफेशन पे मैं बात करूं तो आर्ट्स, कल्चर और इकोनॉमी ये उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे, और उन्होंने की जो अंग्रेज़ी ज़बान पे जो कमांड थी, कुदरत थी, कॉपी एडिटिंग और जिस तरह वो लिखते थे और जिस तरह वो एडिट करते थे, वो मेरा ख्याल है क्लासिक एग्जाम्पल है उसके। बिल्कुल, इट वाज जेन्युइनली जो पहुंचे हुए जर्नलिस्ट थे ना, एंड जो एक बहुत ही नायाब ब्रीड रह गई है। बिल्कुल लास्ट ऑफ अ काइंड टाइप। बहरहाल माय पहले कॉलर हैं हस्ब मामूल कामरान अली शाह नवाब शाह से। कामरान अली साहब नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बेतहाशा बढ़ रही हैं कीमतें, IMF की बरकतें हैं 400, बोलबाला हो रहा है आपका, थैंक यू इमरान, सो मच थैंक यू। वाह वाह, ये आपका यकीनन आपका अपना शेर है ये? नहीं सर, ये प्रोफेसर इनायत अली खान साहब का शेर है, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग की है। ठीक है। और सर ये अपना हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, डॉलर भी महंगा हो गया है, गैस भी महंगी हो गई है, बिजली भी महंगी हो गई है, और हर तरफ महंगाई है। सिर्फ टैक्स लगाने पे गवर्नमेंट का जोर है, बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। मैं भी छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, आप यकीन करें सुबह से शाम तक सन्नाटे हैं, कोई पूछने के लिए भी नहीं आता क्यों बैठे हो। लेकिन आप जिसे आप क्राइसिस समझ रहे हैं वो असल में ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज हो रहा है। हुकूमत का ख्याल है कि मईशत का पेट इतने अरसे से ख़राब है तो उसे ये जुल्लाब दिया जाना ज़रूरी है। पेट साफ़ होगा तो उसके बाद ही तरक्की हज़म होनी शुरू होगी। और उम्मीद यही है कि जो एंटीबायोटिक दी जा रही हैं वो मेयारी है। आज तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अप्रूवल दे दिया है कि ये कड़वी गोली तो हमें लेनी थी, गोली लेनी होगी, और सब लोग साथ दें इसका। नहीं बस वो सुई क्लीन हो, मैं ये नहीं, हाँ वो रीयूज ना हो, रीपैकेज सुई ना हो। हालांकि तकरीबन आधी काबीना रीयूज्ड और वो एक अलग बात है, लेकिन सुई नहीं होनी चाहिए। हाँ सुई नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। और असल में तो सुई ही चुभती है ना सर। तबरेज़ हबीब हैं इस्लामाबाद से। जनाब हेलो 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 हेलो। मेरा ख्याल है कि तबरेज़ हबीब, प्रोड्यूसर साहब तबरेज़ हबीब हैं हमारे साथ या? अच्छा एक्चुअली, और हमने सुई की बात की तो मेरा ख्याल है कि हमारे फ़ोन लाइनों को भी किसी ने सुई प्रिक कर दिया, वो चीज़ें कट गई हैं। आज एक बड़ी मज़ेदार वीडियो मैं देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब की। अच्छा, क्योंकि अब मतलब किसी तरह तो बॉस आगे बात बढ़ानी है ना यार। डोनाल्ड ट्रंप साहब की मैं वीडियो देख रहा था और वो शुक्र है मैं बचा लिया है, सैयद तारिक साहब ने कराची से कॉल किया। आपके ख्याल में आप कुछ फजूल बात करने वाले थे? ऐसा ही था बॉस, ऐसा ही। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी तारिक बात कर रहा हूँ। जी बात ये है कि किसी माशरे में या किसी रियासत में जब गुड गवर्नेंस और अपना चेक एंड बैलेंस का सिस्टम एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं
तो तबाही बर्बादी दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर उस कौम का मुकद्दर बन जाती है। जी, ये तो है। और इसका इख्तिताम जो होता है वो कमो बेश अगर देखा जाए तो खूनी इनकलाब पर होता है, क्योंकि ये हमारा सिलसिला शुरू हुआ है मरहूम ज़िया-उल-हक के ज़माने से। भुट्टो साहब के दौर तक मुझे खूब अच्छी तरह याद है, आज बात पर गवर्नमेंट सर्वेंट, आज यकीन करें साइकिल के ऊपर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जब भुट्टो साहब अपना ये ज़िया-उल-हक साहब आए, इन्होंने अपना इक़्तिदार को दवाम करने के लिए, बख्शने के लिए ऐसे लोगों को असम्बली में लेकर आए कि जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो असम्बली में पहुंच जाएंगे। लिहाजा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए तकरीबन हर इदारे में अपने मनपसंद आदमी या तो भर्ती किए और या फिर करवाए। और ऐसे क्या हुआ कि हर इदारे में अब ये हिप्पोस, दो टांगों वाले हिप्पोस पैदा हो गए हैं। अब इनकी भरमार है हिप्पोस की, और हिप्पोस को इनको खत्म करने के लिए भाई आपको ये जो वज़ीर आज़म साहब स्कीम दे रहे हैं, मिनिस्टर स्कीम, इसकी जरूरत नहीं है। आप जो कौम चाहती है कि आप इनको लटकाओ, जब तक ये लटके नहीं जाएंगे कौम कैसे चलेगी आपको? यार आप मुझे ये बताएं कि अब एक क्लर्क आज गाड़ी लेके फिर रहा है, एक किले के 50 मकान, बाई गॉड 50 मकान है, विल यू बिलीव? एक सिंपल क्लर्क 50 मकान। आपकी बात दुरुस्त है। लटकाने से मुराद जाहिर है कि अवाम की ज़बान है, ये जज्बात है। लटकाने से मुराद ये है, वाला लटकाना नहीं है, ये वो लटकाना मैं समझ रहा हूँ कि नहीं है। लटकाना ये है कि इंसाफ हो और अदालतें, एहतसाब, ये सारा प्रोसेस जो है ये बिला इम्तियाज होना चाहिए। ये तो है ताकि माशरे की सफाई हो सके। हाँ बिल्कुल। अगले कॉलर हैं हमारे अब्दुल कदूस साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खान साहब, खोड़ो साहब, आपसे एक इल्तिजा ये है कि मौजूदा हुकूमत जो कोशिश कर रही है कि इंडस्ट्री लगे, तो मुझे अपना बचपना याद आता है जब शुएब मोहम्मद थे फाइनेंस मिनिस्टर। जी जी जी, अयूब खान के, मोहम्मद शुएब जी, मोहम्मद शुएब। तो उन्होंने एक स्कीम दी थी, बोनस स्कीम, जिसके बाद लोकल इंडस्ट्री इस तरह फ्लोरिश की क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट पे वो लगा दी थी, एक्सपोर्ट को बेनिफिट दिया था, इंपोर्ट पे लगा दी थी। तो वो उनको भी, इंडस्ट्री लगाने वाले को भी फायदा हुआ और इंपोर्ट को डिस्करेज किया गया। वो अगर कोई, मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग उस तरफ भी है, सोच है कि नहीं। ठीक है, उसमें भी लूप होल बहुत है, ये तो बिजनेसमैन है, वो निकालता है, वो तो अपने काम करेगा, लेकिन अगर सही काम करने वाले हो तो उन लूप होल्स को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह अगर ये कोई ऐसी स्कीम लगाते हैं तो उससे लोकल इंडस्ट्री फ्लोरिश करती, वो लोग लगाने में इंटरेस्ट करते। मोहम्मद शुएब जो है, आप कह रहे हैं बिजनेस बोनस वाउचर स्कीम जो है, असल मसला ये है कि हर शख्स जो आता है वो इनोवेटिव स्कीम लाता है उस ज़माने के हालात के हिसाब से। तो अयूब खान के ज़माने में उस ज़माने के हिसाब से एक इनोवेशन था कि इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए, लेकिन ये कि ओवरऑल एक फ़ायदा हुआ। अब जो है इनोवेशन नहीं है, फ़ोटो कॉपी, कार्बन कापी, ये हमसे काम नहीं हो रहा, फ़लाने को बुला लो, फ़लाने से काम नहीं हो रहा, ये कर लो। जो मैकेनिक है वो गधा गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, गधा गाड़ी वाला जो है वो हवाई जहाज़ का स्पेशलिस्ट बना हुआ है। ये तो है, उसका पुराने ज़माने में ये नहीं था। और इनोवेशन जो है वो हो नहीं रही कि ये जो है, ज़ाहिर मोहम्मद शुएब तो नहीं चलेगा ना, बिल्कुल। आज जो है वो आज का इकोनॉमिस्ट चलेगा और आज के मसाइल के हिसाब से उसे, तो आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाली जो सूरत हाल है, और ये सिचुएशन आउट ऑफ बॉक्स सोचे बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। और इस पे फिर मैं एक बार फिर यही बात करूंगा कि हम हमेशा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, साइलोज में बड़ा काम हो रहा है, ठीक है, कराची में भी स्टार्टअप्स, हर जगह स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स भी। और ये कुछ इसी हफ्ते हम बात कर रहे थे हायर एजुकेशन HEC की, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की। अब अगेन कोई बंदा ऊपर हो जो इन सारी चीज़ों को एक अम्ब्रेला में लाए और फिर लाए, और HEC का बजट भी ना आधा करे। ये भी है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कॉल का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक जी। और मैं अगली कॉलर है समीना कासिम साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम अजरार साहब, आपको भी और आपके साथी को भी दोनों को मेरा सलाम पहुंचे। और सबसे पहले तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपकी वालदा के लिए मैं बहुत दुआ कर रही हूँ, इंशाल्लाह उनकी सेहत अल्लाह ताला शिफा दे। और दूसरा, मुझे जो आपसे एक पीसीबी के हवाले से मुझे एक सवाल करना था उनसे। ये एक इस्लामाबाद रीजन के कोच हैं जिनका नाम है तैमूर आजम साहिबजादा। वो तकरीबन काफी अरसे से ये न्यू टैलेंट को आगे लाने के लिए, क्रिकेटर्स के लिए काम करते रहे। और मतलब दिन रात उन्होंने जो था ना एक कर दिया। पीसीबी के ही एम्प्लॉई थे, उनको विदाउट एनी शो कॉज नोटिस उनको ये लेटर जारी कर दिया कि योर सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड। तो इससे न सिर्फ ये कि उनको एक फाइनेंशियल क्रंच आया है, और वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में एक वाहिद कोच हूँ जिसने लेवल 4 भी पास किया हुआ है। तो ये एक नाइंसाफी है मेरे तो हिसाब से। तो आपका इसके बारे में, आपके तवस्सुत से अगर ये पीसीबी को कोई बात पहुंच जाए तो मैं बड़ी मशकूर होंगी कि इस तरह के लोगों को नहीं निकालना चाहिए। ठीक है जी। और इनफैक्ट जो हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, और इनफैक्ट हमारे स्पोर्ट्स शो भी होता है, उन तक भी ये कम्युनिकेट कर देंगे। मुझे अभी पता लगा इसके खोज लें। जी हाँ, और आपकी बात भी जाहिर है जो सुन रहा होगा उस तक तो पहुंच ही गई होगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग अस नो समीना साहिबा। अच्छा, अगले कॉलर है हमारे चित्राल से अनीसुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? जी सर, मैं चित्राल से बात कर रहा हूँ। मैं आपकी तवज्जो से इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये तब्दीली के नाम पे आने वाली गवर्नमेंट जो है, अपनी पहली टर्न्योर में भी KPK में चित्राल के साथ 2 जिले बनाने का ऐलान कर चुका था, और उसका अब ये दूसरा टर्न्योर शुरू हो रहा है। न कोई जिला बना और एक डिप्टी कमिश्नर भेजा है, और फंड भी उसके लिए कोई एलोकेट नहीं किया बजट में। तो ये तब्दीली के नाम पे चित्रालियों के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है? तो 2 जिले क्यों बनाने चाह रहे हैं आप? जी, चित्राल पहले भी 2 जिले थे, और वो बाद में उनको एक जिला काट दिया गया था। अब पूरा चित्रालियों की जो है, कब की बात कर रहे हैं? इसलिए कि चित्राल तो रियासत थी। जी, रियासत के बाद जब से पाकिस्तान एक्सेप्ट किए है, पाकिस्तान बना है, तो चित्राल पाकिस्तान में जम हुआ है। उस वक्त से लेके आज तक जो है, तो अपर चित्राल और नीचे जो है पाइन चित्राल, पाइन असल चित्राल जो है, ये 2 जिले थे, 2 डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। मगर बाद में एक सीट भी काट दी गई और एक जिले भी को काट दिया गया। और उसके बाद तब्दीली के नाम पे आने वाले लोगों ने चित्रालियों के साथ ये वादा किया था, खुद इमरान साहब चित्राल आके ये वादा किया था कि हम तुम्हारा पुराना डिस्ट्रिक्ट दोबारा बहाल कर देंगे। अब उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर भी अपर चित्राल भेज दिया है, मगर ताहाल कोई बजट में कोई फंड एलोकेट नहीं हुआ। मैं एक पेशगोई कर रहा हूं, अगर वाकई उन्होंने ये वादा किया है तो 2022 के बजट में चित्राल के दूसरे ज़िले के लिए जो है पैसे रखे जाएंगे, और 2023 में चूँकि इलेक्शन है लिहाजा फिर आपसे पुरजोर वादा किया जाएगा कि चित्राल के 2 ज़िले बना दिए जाएंगे। उससे पहले का मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, मैं तो ये भी जानना चाह रहा था, मैं पता नहीं अनीसुद्दीन साहब लाइन पर हैं या नहीं, कि बुनियादी मसला क्या है? क्या इंतज़ामी मसला इनको बन रहा है कि एक ज़िला बहुत बड़ा है और वो संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए उसको तकसीम किया जाए, या कोई इतना बड़ा भी नहीं? वही मैं यही सोचना चाह रहा था। तो क्या अच्छा, मेरे जहन में था कि रियासत थी और फिर चित्राल था, ज़ाहिर है। लेकिन इनका ख्याल है कि बल्कि ज़ाहिर है कि चित्राली हैं, तो सही कह रहे होंगे कि अपर और लोअर चित्राल, आई गेस। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे कि लाहौर में जो शाही किला है उसकी जो सिख गैलरी के सामने महाराजा रंजीत सिंह का एक मुजस्मा अनवेल होने वाला है। होने वाला है, मेरा ख्याल हुआ तो नहीं। उनकी सालगिरह या बरसी तो अभी है, सिख यात्री भी आए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि शायद फिर उसी मौके पर होगा। अगर इसको हम थोड़ा सा वो करतारपुर के साथ जोड़ कर देखें
पता नहीं, एक शायद एक ऑल्ट्री चल गया। सॉरी, दोबारा नाम बताएंगे? अच्छा जी, मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बशरफ निगाह जनाब वसतुल्लाह खान साहब और लवली जरार खोड़ो साहब, मेरी तरफ से और आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। मेरी अर्ज ये है कि जो काम जरदारी साहब ने अदलिया के खिलाफ किया था, ये इनके जरिए, आपके बाबर ऐवान के जरिए, उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ C-130 के अंदर तमाम बार कौंसलों को करोड़ों रुपया देकर और वकीलों को, बार कौंसलों को खरीदा गया था अदलिया के खिलाफ। और आज वही काम इमरान खान, जिनका रिकॉर्ड, फरोग नसीम साहब जो है, जिनका रिकॉर्ड पूरी दुनिया जानती है कि अल्ताफ हुसैन के ही वकील रहे हैं और आपके परवेज मुशर्रफ के ही वकील रहे हैं, और अभी ये जुडिशरी पर ये शब खून मारने के चक्कर में है। तो इन्होंने जुडिशरी के रुके हुए, बार काउंसिलों के रुके हुए पैसे जो थे, अब ये इस वक्त बांट रहे हैं जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया है। तो ये अब ये तमाम बार काउंसिलों के को ये पैसे इस वक्त दे रहे हैं, जबकि इस गवर्नमेंट के पास कह रहे हैं कि जी कि हमारे पास जी जेब के अंदर 4 आने नहीं है, और ये करोड़ों रुपया इनके पास ये बार काउंसिलों को बांटने के लिए कहां से आ रहा है? कौन सी ताकतें इनके पीछे ऐसी खड़ी हुई हैं? समझे ना कि इनको इतनी ताकत मिल रही है कि ये जुडिशरी के खिलाफ बार काउंसिलों को खड़ा करे। तो आप जरा टाइमिंग देखें प्लीज। ये हाँ सर, टाइमिंग तो जी बिल्कुल, टाइमिंग तो वैसे यकीनन है बड़ी मज़ेदार। ये शायद समझना बड़ा अनरियलिस्टिक होगा कि एकदम से मेहरबान हो गए हैं। आज शाहजेब खानजादे ने भी इसको डिस्कस किया है। तो क्या बात हुई थी वहाँ पे कि ये टाइमिंग जो है ये अजीब-ओ-गरीब है, सस्पिशियस नहीं है। जब वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो समाअत करने जा रही है 2 जुलाई। बात तो सही है कि एकदम याद आया कि यार आपके तो हमने बड़े पैसे देने थे यार, और ये मतलब पहले हुकूमत साफ इनकार कर चुकी थी कि भाई कोई सीन नहीं है यार, तुम हम तो खुद भैंसे बेच के गुजारा कर रहे हैं। नहीं तो क्या यार, यहाँ पे मतलब आप लोगों ने क्या फ्री फंड समझा हुआ है? इंसाफ वो जो फौरी हो, सस्ता हो, बर वक्त हो और नजर भी आए, ये चीज। और इसी बात पे हम बात करते हैं। अब हम रहील अशर साहब हैं हमारे साथ लाइन पर कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई। वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मैं जल्दी 2-3 बात करूंगा। पहली बात करूंगा जो इमरान खान ने कमीशन बनाने है कि जी 2008 से और 2018 तक सारी तहकीकात करेगा, उसके कमीशन का मेरे ख्याल में हमूदुर रहमान और एबटाबाद कमीशन वाला हाल होगा, क्योंकि उसमें काफी जगह पे इमरान खान की डोमेन नहीं है कि वो वहाँ पे चेक कर सके कि जी पैसा किधर आया किधर गया। एक बात। दूसरी बात, अभी एक साहब ने कॉल की थी आप लोगों ने, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, 10 महीने में इमरान खान की हुकूमत होगी, मुझे बताइए कोई एक छोटी सी खुशखबरी पाकिस्तान के अवाम के लिए आप मुझे बता दीजिए कि जिससे हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको कुछ, गरीब की बात भी करें, अमीर के लिए, हम जैसे मिडिल क्लास के जो गरीब है उनको कोई एक छोटी सी खुशखबरी मिली हो। बिजली महंगी, गैस महंगी, खाने पीने की चीजें महंगी, इसके बाद आपका हर चीज महंगी हो गई। अब 10 महीने में बताइए क्या हो गया? देखे जब आप कहीं जॉब करते हैं ना, देखे ना, नया पाकिस्तान बनने में तकलीफें तो आती हैं, नहीं देखे घबराना नहीं होती है। मैं आपको नहीं घबराना नहीं, मेरी बात सुने ना। तो हम जैसे लोग क्या करेंगे मुझे बताइए, जब बिजली का बिल जो 12,000 आता था वो 30,000 चला गया, हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? जो तनख्वाहें हैं उसमें से देख रहे क्या नहीं। अगली बात करूंगा, देखें जी बिल्कुल नहीं घबराना। जिन्होंने इनकी फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट बनाई, जहांगीर तरीन साहब, उनका जरा बजट से पहले चीनी का स्टॉक चेक कर लीजिए, घबराना नहीं। उनको 3.5 रुपए kg के ऊपर जिन्होंने प्रॉफिट दे दिया, KPK में तंबाकू के ऊपर 300 रुपए टैक्स लगा के 10 रुपए दे दिया, घबराना नहीं। उन लोगों को जो इनके अपने करीब है उनको फायदा दे दिया। इमरान खान साहब, मकातफात अमल रिंग कर आएगा, वक्त आएगा जब आप नैब की अदालतों के धक्के खाएंगे, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में जमानतें लेंगे पीछे, और पीछे मुड़ के देखेंगे कोई रेनू कट्टा आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आखिरी बात, बेच रहा है इमरान कप्तान, छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। एक खुशखबरी है, क्या? एक खुशखबरी है। मैं कल ही पढ़ रहा था कि वज़ीर आज़म तेजी से बढ़ती हुई कीमतें हैं, उनका सख्त नोटिस ले लिया। और तेजी से कीमतें कब बढ़ी पता नहीं, अभी बढ़ी है। हाँ, लेकिन नोटिस ले लिया, कीमतें बढ़ी, फिर वो छोड़ो सर, कीमतें बढ़ने के बाद ही नोटिस लिया जाता है। क्या हो गया? मैं तो कब घबरा रहा हूँ। वक्फा ले लें, घबराना नहीं है।
वेलकम बैक जी। और हमारे अगले कॉलर हैं हफीज़ुर रहमान साहब घोटकी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वसत साहब और ज़रार खड़ो साहब, उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। अल्लाह करम सर। जी सर, मैं घोटकी से बात कर रहा हूँ। घोटकी से आगे थोड़ा हमारा इधर गांव है मूमल की माड़ी। ठीक सर, हमारे यहाँ दरअसल मसला ये है कि यहाँ क्योंकि हम थोड़ा देहाती इलाका है और यहाँ पे जो है ना ये आप एग्रीकल्चर वगैरह पे ही हमारा जो है ना ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास अभी नहरी पानी का बड़ा मसला चल रहा है कि हमारी जो नहर है इधर जो है ना मछलो मूमल की माड़ी में लुंडी वाह के नाम से, तो उसमें 2 महीनों से तकरीबन पानी नहीं आया। इसकी शिकायत बार बार सीडा डायरेक्टर सीडा को और इंजीनियर को और जो है ना 2-3 मरतबा पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे जो है ना कंप्लेंट भी भेजी है। वो डीसी को और डीसी से जो है ना डायरेक्टर सीडा को फिर फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन वो मसला वहीं का वहीं है जी। दरअसल मसला ये है कि हम जो है ना इधर बीच में हमारे इधर नहर के टेल पे जो है ना कोई बासर जमींदार वगैरह किस्म के लोग नहीं है, और आसपास की दूसरी जो नहरें हैं ना उस पे जो टेल में है वो पॉलिटिशियंस वगैरह इस तरह के लोग हैं, तो वहाँ पे पानी जो है ना बिल्कुल फुल आ रहा है। ठीक, हमारे यहाँ इधर नहीं आ रहा। मैं इधर अभी ये जो है ना NA 204 इस हल्के का 205 जिसपे अभी ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहा है, तो हम उसी हल्के से भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये पानी का मसला, तो आपके तवज्जुह से जो है ना अगर आप ये सेक्रेटरी जो है ना इरिगेशन सिंध से ये आप वो करें, तो हमने ये मोहतसिब आला के पास केस भी किया था 2-3 साल पहले। उसके बाद इन्होंने 2 साल तक जो है ना फिर हमें पानी दिया, लेकिन अभी फिर वही मसला चल रहा है। ठीक है, मैं ठीक है हफीज़ुर रहमान साहब, पानी की भी एक अपनी सियासत होती है, पानी की भी अपनी, इनफैक्ट पानी की ही एक सियासत होती है अगर एक तरह से देखा जाए, और ख़ास तौर पे टेल एंडर्स हमेशा सफ़र करते हैं। और ये तो फिर हो गए टेल एंडर्स के टेल एंडर्स, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा तकड़ा बंदा भी नहीं बैठा हो जो कहता वो पहले मेरी तरफ पानी आएगा। तो ये एक इशू है, जेन्युइन इशू है, और ख़ास तौर पर अगर खड़ी फसलें हैं आपकी और पानी नहीं आ रहा, तो और हर इलाके में टेल एंडर्स की यही कहानी, हर इलाके में टेल एंडर्स की यही कहानी। कामरान अहमद साहब हैं कराची से। हेलो 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 कामरान अहमद साहब की लाइन दूसरी दफ़ा ड्रॉप हो गई है। मुमताज़ कुरैशी हैं कराची से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। दोनों भाइयों को, ज़रार कोई साहब को और वसतुल्लाह खान साहब को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूं। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बहन बोल रही हूँ और अमूमन हेलो जी जी जी, और मैं मिसेस मुमताज़ कुरैशी बोल रही हूँ। आप दोनों को बहुत सलाम अर्ज करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं अपने भाइयों से एक दरख्वास्त कर रही हूँ। मेरे मियाँ रिटायर्ड बंदे हैं और उनको कोई पेंशन नहीं मिलती। मैं कुछ पैसा जमा करके छोटे मोटे अपने काम करके, कभी ट्यूशन सेंटर खोला, कभी अपना कोई काम करके पैसे जमा किए और कौमी बचतें भी रखी, समझ गए। और उसके बाद बड़ी मुश्किलों से मैंने 30 लाख रुपया जमा किया। आपको सही अमाउंट बता रही हूँ, 30 लाख रुपया जमा किया। अब इन्होंने जो कहा है कि 5 लाख से बाद का आपको गोशवारे जमा कराने। अब मैं मारी फिरी टैक्सों के उसके चक्कर में कि कहाँ जाऊँ। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पैसे मेरे बैंक में जमा करा। मैंने 25,000 रुपये 25 लाख जमा करा दी। अब आप मुझे बताइए, कल को मेरे मियाँ एग्जामिनर के पेशेंट हैं, मशहूर सहाफी हैं, लेकिन उनको कोई पेंशन नहीं मिलती। अब कल को अगर किसी हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, वो फौरन कहते हैं कि जी 10 लाख जमा करा दो, क्योंकि हम खैराती अस्पतालों में तो नहीं जाएंगे जी, क्योंकि हम दरमियाने तबके के लोग जी। अब आप मुझे बताइए कि 76 ईयर की ओल्ड थी खातून कहाँ जाएगी मारी फिरी, और बच्चों से जब मांगेंगे वापस पैसे, बच्चे के अम्मी मैं कल भेज दूंगा, परसों भेज दूंगा, और हॉस्पिटल वाले कहेंगे फौरन जमा करा। अब आप मुझे बताइए कि खुदा के लिए आप बूढ़ों को तो माफ कर दें। एक तो हम बैंक में गए तो हमारा बायोमेट्रिक हुआ नहीं कि जी आपके निशान नहीं आ रहे। आप मुझे भाई बताइए, खुदा के लिए आप बूढ़ों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। जी जरूर। मेरे 85 साल के हैं। जी जी जी। अच्छा नहीं मिसेस मुमताज़, अच्छा एक तो मैं आपको बता दूं कि वो जो 5 लाख चीज़ है ना, वो उन्होंने वापस ले ली है। वो एक्चुअली FBR की इंतज़ामिया से गलती हुई थी।
1-0 कम हो गया? नहीं 1-0 का मसला नहीं था, मुझे एग्जैक्टली वो इसकी टाइमलाइन याद नहीं है, लेकिन कोई इंटरनली बात की गई थी और उन्होंने ये समझा कि शबर जैदी साहब ये ऑर्डर दे रहे हैं कि आप बैंक से पूछें कि जी 5 लाख से जिसका भी ऊपर है उसके हमें गोशवारे या उसके हमें डिटेल चाहिए। ऐसा नहीं था। तो मैं आज ही देख रहा था, पता नहीं वो आज की खबर थी या कल की खबर थी, लेकिन रिसेंट खबर ही है कि एक वो सर्कुलर जारी हुआ है कि जी हमने वो आपसे मांगा तो था 5 लाख वाला, लेकिन वो आप सीरियस ना लें। अच्छा, जहाँ तक आपकी दूसरी बात है मेडिकल की, हाँ ये 100% बात सही है। थोड़ा सा इसमें मेरा ज़ाती भी तजुर्बा है, बहुत लोगों का भी होगा। अमेरिका में पता है एक नई टर्म मैं सुन रहा हूँ आजकल, मेडिकल बैंक्रप्सी। हाँ, कि अगर कोई बीमार होता है, मैं अक्सर देखता हूँ कि उसकी एक पेज आ जाता है कि जी मैं कैंसर है, मुझे प्लीज़ मुझे चंदा दे दें। और ये सफ़ेद पोश लोग हैं, ये मतलब लोअर क्लास की मैं बात नहीं कर रहा, लोअर मिडिल क्लास की भी बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या हाल है। 5 दिन अगर खुदा ना खास्ता आपको ICU में रहना पड़े तो 12-13 लाख प्रॉपर अस्पताल में, मतलब फ्लैट तो गिरवी रखवाना पड़ सकता है सर। आप तबाह हो जाते हैं। और वक्फा ले लें, वक्फा। वेलकम बैक। मजहरुल हक साहब हैं कराची से। जी भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो मेरा आप दोनों भाइयों को सलाम कबूल हो। वालेकुम सलाम सर। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने खान साहब से बड़ा खुश नसीब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, जिनकी 30 अक्टूबर 2011 से लेके धरने के आखिरी दिन तक और फिर आज तक गैब से मदद होती हुई आ रही है। तो इससे बड़ा कोई खुश नसीब प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ये लापता अफराद के लिए, वैसे तो मुल्क में पैसे नहीं है, तंगी है पैसे की, और 10 अरब रुपए भी मेंगल साहब को देने के लिए इनके पास हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाई ने कहा वकीलों को देने की। और इसके अलावा इन्हीं लापता अफराद के लिए कितनी NGO तंजीमों ने, आप जैसे दोस्तों ने भी और सियासी जमातों ने भी मतलब काफी एहतजाज किया, धरने दिए कि लापता अफराद मिल जाएं। नहीं मिले तो ये खान साहब ने कहाँ रखा हुआ था इनको जो अब मिल जाएंगे? मेरा सवाल ये है। ठीक, अच्छा यही सवाल है। हाँ, मतलब कुछ 2-3 मुख्तलिफ बातें इन्होंने कर दी। 10 अरब भी आ गया, लापता अफराद भी आ गए। 10 अरब का इल्म नहीं है मुझे, इल्म नहीं है। 12 लिए इन्होंने पता नहीं कहाँ से खबर ली है। 2-3 मिक्स प्लेट हो गई। अच्छा, तो अब पता नहीं किसका जवाब देना चाहिए, पता नहीं। यहाँ मोहम्मद सलीम साहब से बात अगर हाँ सवाल फार्मूलेट कर लिया करें तो ज़्यादा आसानी से जवाब। जी बेशक। मोहम्मद सलीम साहब हैं पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। सर मैंने लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में 17 मई को भी कॉल की थी जी। तो वही हजारों पेंशन और 2,500 विडोज नेशनल बैंक की हैं उनके बारे में आपसे बात की थी और कहा था कि 17 महीने के बाद अब आफिस सईद खान खूसा साहब की मेहरबानी से हमारी कॉल वो अपना रिव्यू पिटीशन लगी थी नेशनल बैंक की 18 मार्च 2019 को। तो बैंक के वकील खालिद अनवर साहब एडजर्नमेंट ले गए, फिर उसके बाद अप्रैल में एडजर्नमेंट ले गए, फिर अभी पता चला है कि 31 जुलाई तक वो छुट्टी पर आए। 31 जुलाई तक उनकी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन आ गई, वो अवेलेबल नहीं होंगे। सर आप ये बताइए कि हम 70, 75, 80, 85 साल के लोग हैं सर, 85 साल के लोग हैं और हमारे बाल शायद हो गए और कहते हैं कि अल्लाह ताला को भी हया आ जाएगी इनको देख के, लेकिन हमारे बालों को देख के कोई शर्माता भी नहीं है सर। अब आप ये बताइए सर कि अगर 31 जुलाई की बजाय अगर 31 दिसंबर की वो अगर उनकी छुट्टी की दरख्वास्त आ जाती तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती सर? आप देखें ना सर कितने अफसोस की बात है, हम किसके पास जाए? चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं। 19 जून को उन्होंने जुडिशियल अकेडमी से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंसाफ करेगा मैं उसको अपना दोस्त बना लूंगा। फिर बार बार उनके टीवी पर इश्तिहार चल रहे हैं क्या ईमान वालों इंसाफ से फैसले करो और जिनकी इमानतें हैं उनकी इमानतें उनको वापस लौटा दो। सर 25 सितंबर 2017 का फैसला है और 22 अक्टूबर 2017 की रिव्यू पिटीशन है सर।
अब एक आम आदमी से पूछे उसमें कितना टाइम लगता है। सर मेरे 26 दोस्त 22 महीने में फौत हो गए हैं और 7 आदमी हमारे रावलपिंडी से मेरे करीबी दोस्त फौत हो गए। उनकी बेवाई कह रही सलीम भाई कब हमारा फैसला होगा, कब जब मेरे आदमी जिंदा थे। सलीम साहब अब बिल्कुल अब इसमें कोई शक नहीं है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जहाँ तक वकील की बात है तो उसका तो काम ही यही है, और इन्होंने जैसे कहा कि इनके इतने साथी अल्लाह को प्यारे हो गए, प्लान ही यही है कि इतना डिले करें। लेकिन जाहिर है ये सिचुएशन जज के भी इल्म है, ये जज का फर्ज है, ये मैं कहने वाला कि वो रास्ता निकाले ये, और उनका बिल्कुल और फर्ज ही है, वकील ने वही करना है जो उनका काम है, जिनके उनको पैसे मिलते हैं। जज को वही करना चाहिए जो जज को करना चाहिए। बेशक बेशक। और वक्त कम है और कॉलें भी लेते, बहरहाल मंडे तक इजाज़त दीजिए। खुदा मंडे को नहीं, कल भी एक रिकॉर्डेड होता है, हमेशा जहन से निकल जाता है। पिछले हफ्ते मेरे साथ भी यही हुआ है। कल भी देखिएगा भाई, अगर कल भी देखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।